हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। इकोनॉमी स्पेशल बैच हमारा चल रहा है और इकोनॉमी स्पेशल बैच के अंतर्गत आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी भारत में बैंकिंग के बारे में। इस क्लास में हम देखेंगे कि बैंकिंग का जो इतिहास रहा है भारत में किस प्रकार का रहा है, किस प्रकार से बैंकिंग का विकास भारत में हुआ, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि भारत में जो वर्तमान में बैंक प्रचलन में है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, किस किस प्रकारों के बैंकों को बैंकिंग सिस्टम में बांटा जा सकता है। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि इकोनॉमी स्पेशल जो हमारा बैच है उसमें हमने ये पहल करी है कि इकोनॉमी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, आईएएस की परीक्षा हो या एक दिवसीय परीक्षा हो, सभी में इकोनॉमी से संबंधित जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनकी एक सीरीज हमने स्टार्ट करी है। और इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि सभी परीक्षाओं के सभी प्रकार के टॉपिक्स जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं उनको हम कवर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं भारत में बैंकिंग के इतिहास के बारे में, बैंकिंग के विकास के बारे में कि किस किस समय भारत में बैंकिंग का विकास किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले हम बात करें 1806 की, तो 1806 में भारत में बैंकिंग के विकास की शुरुआत होती है और बैंक ऑफ कलकत्ता नाम से एक बैंक की स्थापना प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में की जाती है। इसे प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में भी जाना जाता है। उसके पश्चात बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के नाम से ऐसे ही प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना और की जाती है। आगे चलें, आगे बढ़ता है कालक्रम। 1881 जब आता है तो अवध कमर्शियल बैंक के नाम से एक और बैंक की स्थापना भारत में होती है। इससे आगे बढ़े तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भारत में होती है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो बैंक कार्य कर रहे हैं उनमें सर्वाधिक जो पुराना बैंक है, सर्वाधिक प्राचीन जो बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में ब्रिटिश हुकूमत के समय हुई थी। आगे बढ़े, 1921 जब आता है तो 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास जो स्थापित हुए थे प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में, इन तीनों को मिलाकर एक नए प्रकार का बैंक बना दिया जाता है और उस बैंक का नाम होता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कालक्रम आगे बढ़ता है। 1935 का जब समय आता है तो भारत में सेंट्रल बैंक के रूप में या केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और ध्यान रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब 1935 में स्थापना होती है तो वह एक निजी बैंक के रूप में होती है। 1948 का जब सन आता है, 1948 का जब वर्ष आता है तो भारत में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या आईएफसीआई नाम से एक और बैंक की स्थापना होती है। उसके बाद आता है वर्ष 1949 जो कि भारतीय बैंकिंग के इतिहास में एक लैंडमार्क है। क्योंकि इस वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हो जाता है, राष्ट्रीयकरण हो जाता है। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक निजी बैंक के रूप में स्थापित होता है, अब 1949 तक आते आते इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। समय आगे बढ़ता है। 1955 का जब वर्ष आता है तो नेशनलाइजेशन हो जाता है किसका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दें, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय से बना था, जिसका नाम बाद में क्या कर दिया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और 1955 में आके इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या कर दिया जाता है, नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और अब इस बैंक का नाम क्या हो जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ष आता है 1959 का और 1959 के वर्ष में 7 जो एसोसिएट बैंक हैं, सहयोगी जो बैंक हैं, सहायक जो बैंक हैं किसके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तो राष्ट्रीयकरण की शुरुआत भारत के बैंकिंग इतिहास में 1949 में प्रारंभ होती है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या किया जाता है, राष्ट्रीयकरण करा जाता है। उसके बाद 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो 7 सहयोगी बैंक हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। 1964 का जब वर्ष आता है तो एक नए बैंक की स्थापना भारत में औद्योगिक क्षेत्र को वित्त प्रदान करने के लिए होती है और उस बैंक का नाम होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। कालक्रम आगे बढ़ता है। वर्ष आता है 1969 का और 1969 में पुनः राष्ट्रीयकरण किया जाता है
14 बैंकों का हमने देखा राष्ट्रीयकरण की शुरुआत 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, फिर उसके बाद में 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण, 1959 में फिर एसबीआई के 7 सहयोगी बैंकों का, और वर्ष 1969 में पुनः 14 बैंकों का क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। वर्ष आता है 1975 का, और इस 1975 के वर्ष में एक नए प्रकार के बैंकों की स्थापना भारत में की जाती है। वो क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन बैंकों की स्थापना की जाती है और इन्हें जाना गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक के रूप में। उसके बाद जब 1980 का वर्ष आता है तो पुनः भारत में 6 बैंकों का क्या हो जाता है, राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तो आप ध्यान दें, राष्ट्रीयकरण की शुरुआत जो हुई थी भारत में बैंकों की 1949 में हुई थी। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया। कालक्रम जब आगे बढ़ा तो पुनः 1955 में एक और राष्ट्रीयकरण बैंकों का होता है, और अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके नाम रखा जाता है उसका एसबीआई। आगे चलें तो 1959 में एसबीआई के जो 7 सहयोगी बैंक हैं, 7 सहयोगी जो बैंक हैं एसबीआई के, उनका क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। 1969 में पुनः राष्ट्रीयकरण का क्रम चलता है और 14 बैंकों का क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। पुनः 1980 में आके 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया जाता है। राष्ट्रीयकरण करने का जो कारण था वो ये था कि बैंकिंग की जो क्षेत्र है उसको सरकार अपने हाथ में अधिक से अधिक रखना चाहती थी, ताकि बैंकिंग की सुविधाओं का विस्तार करने में सरकार अपनी भूमिका निभा पाए। तो इस कारण से बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए और बैंकिंग को मास बैंकिंग बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसी उद्देश्य के साथ में राष्ट्रीयकरण बैंकों का समय समय पर सरकार द्वारा किया गया। 1982 का जब वर्ष आता है तो एक विशेष प्रकार के बैंक एक्जिम और नाबार्ड नाम से स्थापित होते हैं। एक्जिम जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नाम से स्पष्ट है, भारत के आयात निर्यात क्षेत्र या विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस बैंक की स्थापना होती है। जबकि दूसरा बैंक नाबार्ड बैंक जो कि ग्रामीण क्षेत्र को वित्त प्रदान करने के लिए या कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। 1988 में इसी प्रकार का एक और विशेष प्रकार का बैंक स्थापित होता है जिसका नाम था भारतीय आवास बैंक या नेशनल हाउसिंग बैंक। इसी क्रम में 1990 में उद्योग क्षेत्र को वित्त प्रदान करने के लिए इसी प्रकार के एक और विशेष बैंक सिडबी की स्थापना होती है। सभी के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे जो आने वाली हमारी क्लास रहेगी उसमें, लेकिन आज की क्लास में हमारा फोकस रहेगा किस पे, भारत में बैंकिंग के इतिहास के बारे में, किस किस समय कौन कौन से बैंक स्थापित हुए और भारत में बैंकिंग क्षेत्र में जो बैंक कार्यरत हैं उनके वर्गीकरण पर। चलिए आगे चलते हैं। 1991 का जब वर्ष आता है तो नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट नाम से एक कमेटी सरकार द्वारा गठित की जाती है जिसको क्या करना था, बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार के लिए अपनी सिफारिशें देनी थी। 1993 का जब वर्ष आता है तो यूटीआई या एक्सिस बैंक के नाम से पहला निजी बैंक भारत में स्थापित होता है। ध्यान रखना है, पहला जो निजी बैंक के रूप में बैंक स्थापित हुआ भारत में वो कब हुआ, 1993 में। नरसिम्हन कमेटी 1991 में जो गठित हुई थी उसने निजी बैंक खोलने की सिफारिशें दी थी और उसी के आधार पर 1993 में पहला निजी बैंक भारत में प्रारंभ होता है। आगे बढ़े, 1999 का जब वर्ष आता है तो कुछ अन्य स्पेशल प्रकार के बैंक, विशेष प्रकार के बैंक लोकल एरिया बैंक के नाम से स्थापित होते हैं जो कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या क्षेत्रीय बचत को क्षेत्र में रखने के उद्देश्य से ही क्या किए गए थे, प्रारंभ किए गए थे। 13 अगस्त 2008 का समय आता है और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो कि एसबीआई का क्या था, एक सहायक बैंक था। अब यहाँ एक नई प्रकार की शुरुआत 2008 में भारत के बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में होती है। अब से पहले हमने देखा कि सरकार क्या कर रही थी, बैंकों की संख्या बढ़ा रही थी और बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर फोकस कर रही थी, और उस फोकस के कारण भारतीय बैंकिंग क्षेत्र जब क्या हो गया, मजबूत हो गया। तो 2008 में अब सरकार ने क्या करा, नई शुरुआत करी और बैंकों की संख्या को कम करना प्रारंभ किया। और इसी कड़ी में सबसे पहले एसबीआई का जो एसोसिएट बैंक या सहयोगी बैंक था, कौन, बैंक ऑफ सौराष्ट्र। इस बैंक ऑफ सौराष्ट्र को क्या कर दिया गया,
किसमें विलय कर दिया गया? एसबीआई में विलय कर दिया गया। और ये कड़ी जो 2008 में शुरू हुई बैंकों को विलय करने की, वो आज तक जारी है। आइए देखते हैं किस प्रकार से जारी है। 27 अगस्त 2010 का समय आता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक और सहयोगी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर भी क्या कर दिया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया जाता है। वर्ष आता है 2013 का और एक नया प्रकार का इनोवेशन, नया प्रकार का नवाचार करा जाता है और भारतीय महिला बैंक के नाम से महिलाओं को क्या देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, महिलाओं को वित्त प्रदान करने के लिए क्या नए प्रकार का बैंक, भारतीय महिला बैंक स्थापित किया जाता है। 2013 में सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है जिसे विमल जालान कमेटी के नाम से जाना जाता है। और इस विमल जालान कमेटी को किस पे सिफारिश देनी थी कि भारत में निजी बैंकों को लाइसेंस दिया जाए बैंकिंग का या नहीं। और विमल जालान कमेटी ने इस हेतु कहा कि हाँ, भारत के बैंकिंग क्षेत्र में निजी बैंकों को क्या देना चाहिए? लाइसेंस देना चाहिए। और इन्हीं सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 2013 में 2 प्राइवेट बैंकों की स्थापना की। वो प्राइवेट बैंक कौन कौन से थे? बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक। इन 2 बैंकों की स्थापना 2013 में होती है। फिर 2015 में अलग प्रकार के कुछ बैंकों की स्थापना का सरकार का उद्देश्य होता है, जिससे छोटे स्तर की जो बचत है, यानी छोटे छोटे स्तर पर जो छोटे व्यापारी और छोटे कामगार हैं, उन तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचाने के लिए एक नए प्रकार के बैंकों की स्थापना पेमेंट बैंक के रूप में होती है 2015 में। और ऐसा पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम से स्थापित होता है। पेमेंट बैंक क्या होते हैं, इनकी अवधारणा क्या होती है, कैसे ये कार्य करते हैं, सभी प्रकार के बैंक कैसे कार्य करते हैं, उनको आने वाली कुछ क्लासेस में हम समझेंगे। आज हम केवल भारत में बैंकिंग के विकास को देख रहे हैं कि किस किस समय कौन कौन से बैंकों की स्थापना भारत में होती है। वर्ष आता है 2017 का, तारीख होती है 1 फरवरी। और इसी शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए विशेष प्रकार के बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से सरकार शुरू करती है। और इस प्रकार का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भारत में स्थापित होता है वो होता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। पहला पेमेंट बैंक जो भारत में स्थापित हुआ था वो कौन सा था? एयरटेल पेमेंट बैंक। जबकि पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भारत में स्थापित हुआ वो कौन सा था? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको याद रखना है, परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक कथन दिया जा सकता है कि भारत में पेमेंट बैंकों की स्थापना पहले हुई या स्मॉल फाइनेंस बैंकों की स्थापना पहले हुई। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में पहले पेमेंट बैंकों की स्थापना हुई। और पेमेंट बैंक में भी सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा स्थापित हुआ भारत में? एयरटेल पेमेंट बैंक। जो कि पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्ष था 2017। आगे बढ़ता है कालक्रम और समय आता है 1 अप्रैल 2017 का। और अब इस 1 अप्रैल 2017 को सरकार एक बड़ा फैसला लेते हुए क्या करती है? एसबीआई के जो एसोसिएट बैंक्स हैं, उन एसोसिएट बैंक में से काफ़ी एसोसिएट बैंक या सहयोगी बैंकों को एसबीआई में विलय कर देती हैं। और वे बैंक थे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकर और साथ ही साथ भारतीय महिला बैंक जो कि 2013 में स्थापित हुआ था, उसे भी 2017 में एसबीआई में क्या कर दिया जाता है? मर्ज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बैंकों के मर्जर की जो प्रक्रिया, बैंकों के विलय की जो प्रक्रिया 2008 में सरकार प्रारंभ करती है। 2017 तक आते आते एसबीआई के बहुत सारे सहयोगी बैंक एसबीआई में मिला दिए जाते हैं। वर्ष आता है 2018 का और जो विजया बैंक और देना बैंक दोनों को ही क्या कर दिया जाता है? मिला के किसमें समाहित कर दिया जाता है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। यानी विजया बैंक और देना बैंक अब किसमें विलय कर दिए गए? बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो विलय की जो शुरुआत हुई थी उसमें एक स्टेप और आगे बढ़ती है सरकार, एक कदम और आगे बढ़ती है। 2018 में विजया बैंक और देना बैंक दोनों को बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या कर देती है? मर्ज कर देती है। आप देखेंगे 2017 तक क्या था, सरकार की नीति किस प्रकार की रही थी कि सहयोगी बैंक जो एसबीआई के थे उन्हें एसबीआई में विलय करने की। लेकिन 2018 तक आते थे सरकार ने क्या किया? अन्य बैंकों को भी क्या करना कर दिया? विलय करना प्रारंभ कर दिया। वर्ष आता है 2019 का, 21 जनवरी की तारीख। और आईडीबीआई जो बैंक है उसको क्या कर दिया जाता है? प्राइवेट बैंक में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो भारत के बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास की यदि हम बात करें
तो प्रारंभ जो होता है भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का इतिहास, उसमें सरकार का प्रयास रहता है बैंकिंग क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी क्या करना, बढ़ाना और बैंकिंग क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करना। लेकिन 2019 तक आते आते सरकार की नीति उससे विपरीत हो जाती है और अब सरकार बैंकिंग क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी घटाना चाहती है और राष्ट्रीयकरण से किसकी ओर जाना चाह रही है, निजीकरण की ओर बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाह रही है। और इसी के लिए आगे बढ़ते हुए 1 अप्रैल 2020 तक सरकार का क्या प्लान है कि किन किन बैंकों को विलय करके किस में मिला दिया जाएगा। तो देखिए, इलाहाबाद जो बैंक है उसको मर्ज कर दिया जाएगा किसमें, इंडियन बैंक में। इसी प्रकार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया जाएगा। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को किस में मिला दिया जाएगा, यूनियन बैंक में मिला दिया जाएगा। और सिंडिकेट जो बैंक है उसको किस में मिला दिया जाएगा, कैनरा बैंक में मिला दिया जाएगा। इसके पश्चात ये सारे मर्जर, ये सारे विलय जब हो जाएंगे तो भारत के जो बैंकिंग क्षेत्र में है कुछ बड़े बैंक ही शेष रह जाएंगे। और ये बड़े जो बैंक शेष रह जाएंगे वो कौन से होंगे, उन्हें हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं या विकसित जो देश हैं उनमें बैंकों की संख्या क्या है, कम रखी गई है। और इसी प्रकार के अनुसरण की कोशिश भारत में भी सरकार द्वारा की जा रही है। और उसका उद्देश्य, उसके पीछे उद्देश्य सरकार का ये है कि कम बैंक रहने पर क्या होगा, बैंकों का परिचालन जो होगा उसमें दक्षता आएगी, एफिशिएंसी आएगी। इस प्रकार की सोच के साथ में ये कार्य किया जा रहा है। 12 बैंक सभी प्रकार के जब विलय हो जाएंगे तो 12 प्रकार के बैंक बच जाएंगे। वे बैंक कौन कौन से होंगे, एक तो एसबीआई और 11 अन्य बैंक। वे 11 अन्य बैंक कौन से होंगे, पहला मैंने बता ही दिया आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा इस प्रकार का बड़ा बैंक बचेगा बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चौथा इंडियन बैंक। पांचवा आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक। उसके बाद छठा बैंक ऑफ बड़ौदा और सातवां पंजाब नेशनल बैंक। आठवां बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नौवां पंजाब एंड सिंध बैंक। 10वां कैनरा बैंक। 11वां यूको बैंक और 12 यूनियन बैंक। ये बैंक शेष रह जाएंगे जब विलय का जो प्लान है, मर्जर का जो प्लान है सरकार का, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आइए अब अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं हमारी क्लास के, और वो है बैंकों का वर्गीकरण। बैंकों के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन को हम देखें तो मोटे तौर पर भारत में जो बैंक कार्यरत हैं उनको 5 प्रकार के बैंकों में बांटा जा सकता है। पहला प्रकार कौन सा हुआ, कमर्शियल बैंक या व्यावसायिक बैंक। दूसरे प्रकार के बैंक कौन से हो गए, कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक। तीसरे प्रकार के बैंक हो गए डेवलपमेंट बैंक या विकास बैंक। चौथे प्रकार के बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक या मर्चेंट बैंक, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है निवेश बैंक। और पांचवे लैंड डेवलपमेंट बैंक या हिंदी में कहा जाता है इन्हें भूमि विकास बैंक। एक एक करके सभी प्रकार के बैंकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास जो हमारी केंद्रित रहेगी वो पहले प्रकार के जो बैंक हैं कमर्शियल बैंक, उस पर केंद्रित रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यावसायिक बैंकों की यदि हम बात करें तो व्यावसायिक बैंक वे बैंक होते हैं जो लाभ के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अर्थात उन्हें बैंकिंग से लाभ कमाना होता है, इस सिद्धांत पर वो कार्य करते हैं। आइए देखते हैं व्यावसायिक बैंकों या पब्लिक सेक्टर बैंकों को व्यावसायिक बैंकों या कमर्शियल बैंकों को आगे किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यावसायिक जो बैंक होते हैं उन्हें 4 भागों में पुनः बांटा जा सकता है। पहले हमने देखा बैंकों के कोर वर्गीकरण, सारा जो वर्गीकरण था उसमें 4 प्रकार के बैंक, 5 प्रकार के बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब हम बात कर रहे हैं किसके, पहले प्रकार के बैंकों की, किसकी, कमर्शियल बैंकों की। और कमर्शियल बैंकों को फिर पुनः क्या करा गया है, कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है। वे प्रकार कौन कौन से हैं, पहला पब्लिक सेक्टर बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से होते हैं, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है। और इन पब्लिक सेक्टर बैंक में 2 प्रकार के बैंक भारत में कार्यरत हैं, पहला एसबीआई और दूसरा अन्य नेशनलाइज्ड या राष्ट्रीयकृत बैंक। व्यावसायिक बैंकों का दूसरा प्रकार है निजी बैंक, प्राइवेट बैंक, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम हो। तीसरे प्रकार के बैंक हैं रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चौथे प्रकार के बैंक हैं डिफरेंशिएटेड बैंक या विभेदीकृत बैंक। और इन विभेदीकृत बैंकों में कौन कौन से बैंक आते हैं, स्मॉल बैंक,
पेमेंट बैंक और होलसेल बैंक। आइए एक एक करके सभी प्रकार के इन बैंकों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसा मैंने आपको बताया, इनमें सरकार की हिस्सेदारी क्या होती है, 51% या उससे अधिक होती है। दूसरे प्रकार के बैंक थे निजी बैंक, वो मैंने आपको बताया, उनमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम होती है। तीसरे इस प्रकार के कमर्शियल बैंक हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी, और नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप की कमेटी जो थी उसकी सिफारिशों के आधार पर इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और इनकी स्थापना के लिए जो अधिनियम या कानून सरकार द्वारा बनाया जाता है वो था रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है RRB एक्ट 1976। नियंत्रण की यदि बात करें कि इन बैंकों पर नियंत्रण कौन करता है, तो रीजनल रूरल बैंकों पर नियंत्रण करने का जो कार्य किया जाता है वो नाबार्ड द्वारा किया जाता है। नाबार्ड क्या है, किस प्रकार से नियमन करता है, अगली कुछ कक्षाओं में हम देखने वाले हैं। परिचालन की यदि हम बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक जो कार्य करते हैं वो किस स्तर पर कार्य करते हैं, राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य नहीं करते, एक राज्य के स्तर पर ये कार्य करते हैं। अब रीजनल रूरल बैंकों में स्वामित्व किस किस का होता है, इसकी यदि बात करें तो रीजनल रूरल बैंकों में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्वामित्व होता है, शेयर होता है, वो कितना होता है, 50%। जबकि राज्य सरकार का जो शेयर होता है वो होता है कितना, 15%। और जो बैंक इसे प्रायोजित करता है रीजनल रूरल बैंक को, उसकी हिस्सेदारी कितनी होती है, 35% होती है। अब रीजनल रूरल बैंकों के प्रकार के कॉन्सेप्ट को हमने समझा, उसकी अवधारणा को समझा। अब हम बात करेंगे कि रीजनल रूरल बैंकों के सामने कुछ समस्याएं आई। वे समस्याएं या चुनौतियां कौन सी थी? सबसे पहली चुनौती कि रीजनल रूरल बैंकों में लोग क्या करते हैं, कम पैसा जमा कराते हैं। और मैंने आपको बताया था बैंक के परिचालन मॉडल क्या होते हैं, बैंक में लोग क्या करते हैं, पैसा जमा कराते हैं, लोग पैसा जमा कराते हैं और बैंक इसे लोन के रूप में लोगों को ही वापस बांटता है। अब लोन के रूप में जब पैसा बैंक लोगों को बांटता है तो ब्याज वसूलता है, जबकि यहां जब लोग पैसा जमा कराते हैं तो बैंक लोगों को ब्याज देता है। देता कम है और लेता ज्यादा है ब्याज, और इनका जो अंतर होता है वही बैंक की क्या होती है, कमाई होती है या लाभ होता है। लेकिन रीजनल रूरल बैंकों में लोग पैसा कम जमा कराते थे, कम अकाउंट खुलवाते थे, इस कारण यहां पैसा इसके पास में आ नहीं पाता था और लाभ की स्थिति इसके लिए नहीं बन पाती थी, क्योंकि कम पैसा डिपॉजिट होने के कारण कम मात्रा में ये ऋण वितरण कर पाता था। तो पहली समस्या ये। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया, रीजनल रूरल बैंकों का जो नियंत्रण है वो किसके पास है, नाबार्ड के पास में है। तो लोग पैसा रीजनल रूरल बैंक में जमा करा नहीं रहे थे, तो पैसे के लिए किस पे निर्भर था, ये पूर्ण रूप से नाबार्ड पर निर्भर था। तो नाबार्ड पर निर्भरता भी क्या था, इसके सामने एक चुनौती थी, इसकी एक समस्या थी। उसके बाद में एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का तात्पर्य सरल शब्दों में ऐसे ऋण जो बैंक द्वारा दिए जाते हैं लेकिन वापस लौटकर नहीं आते हैं। तो ये एनपीए की समस्या भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको विस्तार से हम आने वाली क्लास में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना कि एनपीए की समस्या रीजनल रूरल बैंकों के सामने थी। अब कोई समस्या होती है तो उसके लिए क्या करे जाते हैं, उपाय करे जाते हैं। उपायों के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की और वो कमेटी थी नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी ने क्या कहा कि जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं इनको क्या कर दिया जाए, विलय कर दिया जाए अन्य प्रकार के बैंकों में। और दूसरा इन्होंने क्या सलाह दी कि एक रीजनल रूरल बैंक अमेंडमेंट बिल लाया जाए। रीजनल रूरल बैंक अमेंडमेंट बिल के माध्यम से कुछ परिवर्तन रीजनल रूरल बैंकों में किए जाएं, जिससे इनका परिचालन क्या हो, आसान हो और ये लाभ की स्थिति में आ पाए। क्या था वो आरआरबी अमेंडमेंट बिल? तो इस बिल के अंतर्गत क्या कहा गया, रीजनल रूरल बैंकों की समस्याएं दूर करने के लिए सबसे पहला जो प्रावधान किया गया वो ये किया गया कि लोग पैसा कम जमा करा रहे हैं इनके अंदर, तो ये अपने शेयर जारी करें और शेयर लिस्ट करके क्या जुटाएं, पूंजी जुटाएं। तो आरआरबी इनको क्या कहेंगे, आप शेयर जारी कर सकते हो। शेयर जारी करके जो पूंजी आएगी उसका उपयोग आप क्या कर सकते हो, लोन के लिए कर सकते हो, क्योंकि लोग यहां पर पैसा कम जमा करा रहे थे। लोग डिपॉजिट क्या करा रहे थे, कम जमा करा रहे थे।
तो ये यहां से पैसा आ नहीं रहा था, तो सरकार ने क्या कहा, शेयर जारी करके अब आप पैसा ले सकते हो। दूसरा, रीजनल रूरल बैंक के जो डायरेक्टर थे उनकी नियुक्ति में राजनीति हावी थी, तो इसके लिए क्या अमेंडमेंट बिल में क्या कहा गया, संशोधन बिल में क्या कहा गया कि डायरेक्टर का जो कार्यकाल है वो अधिकतम 3 साल का हो, यानी 3 साल से अधिक कोई भी व्यक्ति क्या नहीं रह पाए, रीजनल रूरल बैंक का डायरेक्टर ना रह पाए। और दूसरा, अधिकतम 2 ही कार्यकाल किसी डायरेक्टर के हो। अगला संशोधन में क्या प्रयास किया गया कि एक व्यक्ति 2 रीजनल रूरल बैंकों का डायरेक्टर ना हो, साथ ही साथ रीजनल रूरल बैंकों की जो पूंजी है उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 5 करोड़ से 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो इस प्रकार के सुधारों का प्रयास रीजनल रूरल बैंकों के संदर्भ में किया गया। हमने देखा था कमर्शियल बैंकों की हम बात कर रहे थे, कमर्शियल बैंकों के प्रकार हम पढ़ रहे थे या व्यावसायिक बैंकों के प्रकार हम पढ़ रहे थे। पहला प्रकार जो था वो कौन सा था, पहला प्रकार हमने देखा था उसके अंतर्गत हमने देखा था पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरा प्रकार हमने देखा था प्राइवेट बैंक, और तीसरा प्रकार हमने देखा था रीजनल रूरल बैंक। अब देखते हैं चौथे जो प्रकार हैं कमर्शियल बैंकों के, वे हैं डिफरेंशिएटेड बैंक या विभेदीकृत बैंक। और ये विभेदीकृत बैंक क्या होते हैं, ये ऐसे बैंक होते हैं जो विशिष्ट लक्ष्य या विशिष्ट क्षेत्रों पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, उनके लिए वित्त की व्यवस्था या धन की व्यवस्था करने पर फोकस करते हैं। और इस प्रकार के 2 स्पेशल बैंक कौन से हैं, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक, और तीसरा होलसेल बैंक। तो आइए जानते हैं स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक और होलसेल बैंक, जो कि कमर्शियल बैंक हैं, कमर्शियल बैंकों या व्यावसायिक बैंकों के अंतर्गत आते हैं। आइए समझते हैं इनको। एक सारणी के माध्यम से हम तुलना करते हुए चलेंगे स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंकों की। दोनों ही विभेदीकृत प्रकार के बैंक है। तीसरा विभेदीकृत प्रकार का बैंक कौन सा है, होलसेल बैंक, उसको हम अलग से समझने का प्रयास करेंगे। तो स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक, बात करें इनकी स्थापना की, तो स्मॉल बैंकों की जो स्थापना होती है वो कौन सी कमेटी की सिफारिशों पे होती है, ऊषा थोराट कमेटी की सिफारिशों पे होती है। इसी प्रकार पेमेंट बैंकों की जो स्थापना होती है वो कौन सी कमेटी की सिफारिशों पे होती है, नचिकेत मूर कमेटी की सिफारिश पर होती है। जैसा मैंने आपको बताया, विभेदीकृत बैंक या डिफरेंशिएटेड बैंक एक पर्टिकुलर सेक्टर को चिन्हित करते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कार्य करते हैं। तो स्मॉल बैंक किस क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं, अनौपचारिक जो क्षेत्र हैं, जैसे कि किसान, जैसे कि छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले व्यक्ति, उनको बैंकिंग की सुविधा देने के लिए इनकी स्थापना की गई। बात करें पेमेंट बैंकों के टारगेट ग्रुप की, तो अल्प आय समूह के जो लोग हैं वो इनके टारगेट समूह हैं, वो इन पर कार्य करने के लिए बने हैं। इनकी स्थापना जो होती है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में होती है, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। और पेमेंट बैंकों की स्थापना भी इसी कानून के तहत किसके रूप में होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में होती है। आगे चलें, आगे अंतर देखें। स्मॉल जो बैंक है उनको लाइसेंस किस कानून के तहत दिया जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत दिया जाता है। जबकि पेमेंट बैंकों को भी इसी कानून के तहत क्या दिया जाता है, लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। परिचालन क्षेत्र की बात करें तो पूरे भारत में ये क्या कर सकते हैं, परिचालन कर सकते हैं अपनी गतिविधियों का, अपनी बैंकिंग का। पेमेंट बैंक भी पूरे भारत में अपनी गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। कार्यों की यदि हम बात करें तो स्मॉल बैंकों का जो कार्य है वो है ऋण वितरण करना और साथ ही साथ लोगों से डिपॉजिट या जमा स्वीकार करना। 2 प्रकार के कार्य कर सकते हैं, ऋण वितरण भी कर सकते हैं, ऋण भी दे सकते हैं लोगों से, लोगों की जमाएं स्वीकार भी कर सकते हैं। जबकि पेमेंट बैंक के कार्यों की हम बात करें तो ये लोगों की जमा स्वीकार कर सकते हैं, लोगों का पैसा अकाउंट खोल के अपने पास में रख सकते हैं, लेकिन एक लिमिट यहां लगाई गई है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का जमा ये नहीं ले सकते। और दूसरा विशेष तथ्य कि ये लोन नहीं बांट सकते, ऋण नहीं दे सकते। ठीक है, अगली बात करें अगले अंतरों की। स्मॉल बैंक खोलने के लिए किसी भी संस्था को क्या होना चाहिए, 10 साल का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। और भारत की वो संस्था या व्यक्ति क्या होना चाहिए, निवासी होना चाहिए। जबकि पेमेंट बैंक में अनुभव में कुछ छूट देते हुए अनुभव की जो मात्रा या अवधि रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 5 साल। दूसरी शर्त यथावत है जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंकों में रखी गई है। अब बैंकिंग क्षेत्र के लिए कुछ नियम लागू होते हैं। वे नियम कौन कौन से थे,
वो हमने जब इकोनॉमी सीरीज हमारी स्टार्ट हुई थी उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, तब हमने देखा था बैंकिंग क्षेत्रों के लिए कुछ मानक निर्धारित होते हैं। वो मानक है CRR, कैश रिजर्व रेशो, जिसका तात्पर्य है कुछ निश्चित मात्रा में पैसा बैंकों को अपनी कुल जमा का कुछ निश्चित प्रतिशत में पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखना होगा। इसी प्रकार SLR क्या होता है, बैंकों को कुछ पैसा नगद के रूप में, सोने के रूप में या सरकारी प्रतिभूति के रूप में अपने पास में रखना होगा। तो CRR और SLR मानक लागू होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंकों पे। पेमेंट बैंकों पर भी ये लागू होते हैं लेकिन अपेक्षाकृत अधिक दर पर, और ये दर कितनी है SLR की, 75% की दर पर ये क्या होते हैं, लागू होते हैं, अर्थात ज्यादा मात्रा रखी गई है SLR की। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके फंक्शंस को हम देखें पेमेंट बैंक के, तो इसका कार्य था कि ये क्या करते हैं, ऋण वितरण तो नहीं करते लेकिन लोगों का पैसा रखते हैं। तो लोगों का पैसा रखने के कारण लोगों के पैसे को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इन पर SLR की 75% मात्रा तय की गई है। पब्लिक सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का तात्पर्य है कुछ विशेष क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना। क्या होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसको भी आगे हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि कुछ विशेष जो क्षेत्र हैं उनको ऋण वितरण करना क्या कहलाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहलाता है, और ये इन पर लागू होता है। और प्राथमिक जो क्षेत्र हैं जैसे कृषि का क्षेत्र, जैसे शिक्षा क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र को क्या करना होगा, इन्हें अपने जो कुल ऋण वितरित करेगा कौन, स्मॉल बैंक, उनमें से 75% ऋण इनको किसको देना होगा, पब्लिक सेक्टर को देना होगा। और यहां पर पब्लिक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग लागू ही नहीं होती। क्यों नहीं लागू होती? क्योंकि मैंने आपके कार्यों में आपको बताया था कि पेमेंट बैंक ऋण वितरण करने का कार्य करते ही नहीं है। आगे चलें, स्मॉल फाइनेंस बैंक ATM की सुविधा दे सकता है और क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दे सकता है, जबकि पेमेंट बैंक ATM की सुविधा तो दे सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं दे सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार का लोन इंस्ट्रूमेंट है और कार्यों में हमने देखा था कि पेमेंट बैंक लोन या ऋण वितरण का कार्य नहीं करते, इसलिए क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद एक शर्त ऋण वितरण पे लगाई गई स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए। वो ऋण वितरण की शर्त क्या है कि इन्हें 50% जो अपने ऋण, कुल ऋण जो वितरित करेंगे उन ऋणों में से 50% ऋण इन्हें क्या होंगे, अप टू 25 लाख, यानी 25 लाख से ज्यादा के देने होंगे, 25 लाख से कम के देने होंगे। माना ये क्या बोलते हैं, 100 लोगों को ऋण बांटते हैं तो 50 लोगों को जो ऋण दिया जाएगा वो क्या दें, 25 लाख से कम होना चाहिए, ऐसी शर्त आरोपित की गई। जबकि पेमेंट बैंक ऋण वितरण करते ही नहीं, जैसा आप देख चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत शाखाएं खोलें, 100 शाखा खोलें तो 25% शाखाएं कहां खोलें, ग्रामीण क्षेत्रों में खोलें। कौन, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी और पेमेंट बैंक भी, दोनों ही। बात करें पूंजी की, शुरुआती जो पूंजी रखी गई आवश्यकता स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए कितनी रखी गई, 100 करोड़। इसी तरह पेमेंट बैंकों के लिए भी ये कितनी रखी गई, 100 करोड़। आगे और अंतरों की बात करें तो ये बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट एजेंट, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट एजेंट को सामान्य शब्दों में बैंक साथी भी कहा जाता है। बैंक साथी का तात्पर्य क्या होता है, बैंक किसी संस्था को क्या कह दे, अपने कुछ बैंकिंग सुविधाओं को लोगों तक प्रदान करने के लिए क्या कर दे, अपॉइंट कर दे, यानी लोगों को बैंक आने की जरूरत ना पड़े, अपने पास ही किसी संस्था में वो जाएं और वहां से क्या करें, बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करें, तो उसे बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट एजेंट या बैंक साथी कहा जाता है इस संस्था को। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी बैंकिंग सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं, BCA या बैंक साथी को अपॉइंट कर सकते हैं। पेमेंट बैंक भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक वित्तीय सेवाएं जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस आदि क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं लोगों को, यानी बैंकिंग के साथ में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस की सुविधा भी लोगों को पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार पेमेंट बैंक भी ये कार्य कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पहले पेमेंट बैंक के रूप में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में जो स्थापित हुआ था वो कौन सा बैंक था, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। 1 फरवरी 2017 को इसकी स्थापना होती है। जबकि पहला जो पेमेंट बैंक था वो था एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसकी स्थापना मार्च 2017 में होती है। पेमेंट बैंकों के कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक। वर्तमान में ये क्लास जब रिकॉर्ड हो रही है उस समय तक 6 पेमेंट बैंक भारत में कार्यरत हैं। कौन कौन से, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और NSDL पेमेंट बैंक।
कुछ नए प्रकार भी के पेमेंट बैंक भी हाल फिलहाल में खुल रहे हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे जब इसको अपडेट हम करेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक की, जो कि पेमेंट बैंकों का एक प्रकार है। और इस बैंक की जो स्थापना हुई थी वो TSR सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिशों पर हुई थी। 2018 में इसकी स्थापना हुई। बात करें इसकी स्वामित्व की तो 100% गवर्नमेंट के स्वामित्व में, सरकार, केंद्र सरकार के स्वामित्व में इस बैंक की स्थापना हुई है। डिफरेंशिएटेड बैंक, हम बात कर रहे थे किसकी, कमर्शियल बैंकों की। कमर्शियल बैंक या इन्हें हम कह सकते हैं व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक के प्रकारों की हम बात कर रहे थे। पहला प्रकार हमने देखा था पब्लिक सेक्टर बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। दूसरा प्रकार जो हमने देखा था वो था प्राइवेट बैंक। तीसरा प्रकार हमने देखा था रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और चौथा प्रकार हमने देखा था डिफरेंशिएटेड बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक या विभेदीकृत बैंक, विभेदीकृत बैंक। और इन विभेदीकृत बैंकों में हमने 3 प्रकार के बैंक पुनः देखे थे। पहला स्मॉल बैंक, दूसरा पेमेंट बैंक और तीसरा कौन सा था, होलसेल बैंक। तो स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के डिफरेंशिएटेड बैंक या विभेदीकृत बैंक की, जो है होलसेल बैंक। तो देखिए होलसेल बैंक की जो स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य क्या था, एक स्पेसिफिक सेक्टर कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना, मजबूत करने के लिए, धन प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ लघु उद्योग, छोटे उद्योग और मध्यम उद्योगों को लोन प्रदान करने के उद्देश्य से इस होलसेल बैंक की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो ये आज की क्लास में हमने जाना कि भारत में बैंकों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण को हमने देखा और उस वर्गीकरण में से जो पहले प्रकार के बैंक थे, कमर्शियल बैंक या व्यावसायिक बैंक, उनके बारे में हमने जाना। अगली क्लास में जो बैंकों के अन्य प्रकार हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।